अभी लोग ध्यान से सुनो। देखो, ऊर्जा का अवशोषण स्पेक्ट्रम हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब वस्तु ऊर्जा को अवशोषित करता है तो उससे स्पेक्ट्रमी रेखाएं नहीं प्राप्त होंगी। अवशोषित करने के बाद जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उसी से स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो ऊर्जा का जब उत्सर्जन करेगा तो अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आ करके ठहरता है। तो अपने पहले तो जब ऊर्जा पाएगा तो सबसे निम्न ऊर्जा स्तर में रहेगा, और जैसे ही ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो जितना ऊर्जा पाया रहेगा उसी हिसाब से वह उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि पहली कक्षा से वह ऊर्जा पाया तो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में गया। मान लो ज़्यादा एनर्जी पाया है तो जितनी कक्षा की एनर्जी होगी उस ऊर्जा स्तर में जाएगा। ठीक है? और उस ऊर्जा स्तर से जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो जैसे जैसे उत्सर्जन करेगा वैसे वैसे वो निम्न ऊर्जा स्तर में आता रहेगा। ठीक? यह ऐसा भी हो सकता है कि वह पूरी ऊर्जा एक बार ही उत्सर्जित करके अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वह उस ऊर्जा का उत्सर्जन करके निम्नतम ऊर्जा स्तर में न आकर के बीच में दूसरे वाले कक्षा में आ जाए। ठीक? फिर उसमें से उत्सर्जित करके फिर पहले में आए, ये भी हो सकता है ना? तो इसी तरह से दृश्य प्रकाश के लिए जो बामर श्रेणी ने बामर वैज्ञानिक ने क्या किया कि दृश्य प्रकाश के लिए ऊर्जा के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। तो इसी तरह से इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने परावैज्ञानिक किरण के लिए लाइमन श्रेणी जो है कि उसकी व्याख्या किया, और जो अवरक्त किरणें थी उनके लिए पासचंद, ब्रैकेट, फुंड, ये सब श्रेणियां जो है बनाई गई। ठीक है? तो जब वह उच्च ऊर्जा से उत्सर्जन करके निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो रंगीन पट्टियां हमको प्राप्त होती हैं, ठीक, तो उनकी अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है, और वह तरंग दैर्घ्य एक निश्चित क्रम में होती है। तो जब एक निश्चित क्रम में रहेगा तो एक श्रेणी हो गई। उस श्रेणी को क्या कहते हैं? बामर श्रेणी। ठीक है? तो अब बताओ, इसी तरह से लाइमन वैज्ञानिक ने बताया कि जब हम किसी भी परमाणु के लिए जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो या तो दूसरे में से पहले में आ सकता है। देखो, n1 का मान 1 रख दिया गया है, n2 का मान क्या है? n का मान 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो जब हम 2 यहाँ रखेंगे इसका मतलब कि 2 में से पहले कक्षा में आया है, तो इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन करके आया है ना, तो उससे एक तरंग दैर्घ्य हमको प्राप्त हुआ। फिर इसी तरह से तीसरी कक्षा से जब पहली में आएगा तो उसका जो है कि अलग तरंग दैर्घ्य होगी। फिर चौथी में से पहली में आएगा तो उसके लिए अलग तरंग दैर्घ्य होगी। आई सब लाइमना के लिए बनाया गया है। तो इसकी एक श्रेणी बनती जाएगी ना, तो वह जो श्रेणी बनी है उसी को लाइमन श्रेणी कहा गया। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से बामर श्रेणी के लिए है, किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जित करके दूसरी कक्षा में आए तो उससे जो श्रेणी बनेगी उसे बामर श्रेणी कहा जाएगा। ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके वो दूसरी श्रेणी में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो श्रेणी बनी है वो बामर श्रेणी है, मगर पहली कक्षा में से ऊर्जा पाकर दूसरी कक्षा में भी तो जा सकता है, मगर वह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं है, अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण का स्पेक्ट्रम हम नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है? इसलिए अवशोषण की बात यहाँ नहीं करनी है, केवल उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन जब भी होगा तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तब भी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ठीक? तो इस तरह से किसी के लिए भी ये समझ लेना, ये क्रम याद रख लो, लाइमन, बामर, पासचंद, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी। ठीक है? और इन श्रेणियों के लिए अगर किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आया तो
प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए जो श्रेणी बनेगी उसे लाइमन श्रेणी, और किसी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में अगर आ गया, दूसरी कक्षा में, तो जो तरंग दैर्घ्य की श्रेणी बनेगी उसे बामर श्रेणी, और किसी भी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके तीसरी कक्षा में आ गया तो जो तरंग दैर्घ्य की श्रेणी बनेगी वो पाश्चन श्रेणी। ठीक, और किसी भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके अगर चौथी कक्षा में आ गया तो जो तरंग दैर्घ्य की श्रेणी बनेगी उसे ब्रैकेट श्रेणी कहा जाएगा। और किसी भी कक्षा से ऊर्जा का उत्सर्जन करके इलेक्ट्रॉन अगर पांचवी कक्षा में आकर ठहरता है तो जो तरंग दैर्घ्य की श्रेणी बनेगी उसको फुंड श्रेणी कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई कहे कि बामर श्रेणी किसे कहते हैं तो तुम लोग इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके किसी भी कक्षा से दूसरी कक्षा में आकर ठहरता है तो उन सभी कक्षाओं के लिए, उन जितनी जितनी कक्षाओं से उत्सर्जित छोड़ करके दूसरी कक्षा में आ रहा है तो उनके लिए तरंग दैर्घ्य के लिए एक श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य के लिए एक श्रेणी प्राप्त होती है, इसी श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। बस इसमें क्या कठिनाई है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तब तो ये सबको आया है समझ में? तुम लोग लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड के लिए जब भी श्रेणी आएगा, चाहे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए कहेगा तो उसमें भी इसको बना सकते हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, इसके लिए। ठीक है, ये जब तुम लोग इसको सूत्र लिख दोगे, ये ग्राफ बना दोगे, पूरा नंबर मिलेगा, और इसके बारे में हम जो समझाए हैं उसको लिखना होगा बस, और कुछ नहीं। ये पूरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो खत्म हो गई। ठीक, अब सूत्र याद कर लेना। आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक है। ठीक, और सूत्र में यहाँ n1 होता था, यहाँ n2 होता था, तो n1 का मान जो तुम रखोगे उसी हिसाब से श्रेणी हो जाएगी। n2 का मान जो n1 रखे हो इससे बड़ा रखना है कि नहीं? अगर यहाँ 3 है तो 4 रखना है, 4 है तो यहाँ 5 से शुरू करना है, 5 है तो 6 से, ऐसे ऐसे रखना। तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल आसान है, इम्पोर्टेंट भी है।